हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है और प्रोग्राम उस तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड, हम लोग अभी बिगनर है तो हम लोग टाइप डिक्लेरेशन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड्स, जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग किसी भी प्रोग्राम में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी प्रोग्राम में हम लोग को उसको पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है, पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड जो टाइप डिक्लेरेशन वेरिएबल होता है उसको हम लोग को एकदम स्टार्टिंग में मेन फंक्शंस के साथ डिक्लेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो एक वेरिएबल नेम है बी एंड उसको मैंने इंट प्रोवाइड किया है, मतलब मैंने उसको इंटीजर डिक्लेयर किया है। उसी तरह से एक वेरिएबल है आर एस, उसको मैंने एक फ्लोट टाइप डिक्लेरेशन दिया है। नाउ फ्रेंड्स, टाइप डिक्लेरेशन वेरिएबल्स को काफ़ी टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। सो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसका वैल्यू उसके साथ में असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप टाइप 1 में देख सकते हैं, आई एक इंटीजर वेरिएबल है और मैंने उसका वैल्यू स्टार्टिंग में 10 रख दिया है। उसी तरह से जे भी एक इंटीजर वैल्यू है, उसका वैल्यू मैंने 25 रख दिया है। और सेकेंडली, अगर आप देखें तो फ्लोट में भी यही कंडीशंस है कि जो ए वेरिएबल है उसको मैंने 1.5 दे दिया है। उसी तरह से बी के लिए मैंने एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया है। नाउ फ्रेंड्स, जो टाइप 2 है उसमें ये बताया गया है कि जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है उसका ऑर्डर कभी कभार ज़रूरी होता है, कभी कभार ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि आप टाइप 2.1 में देखेंगे तो जो इंटीजर का जो डिक्लेरेशन है, वेरिएबल का जो वैल्यू है i इक्वल्स टू 10, जे इक्वल्स टू 25, अगर आप उसको रिवर्स करके देखें तो j इक्वल्स टू 25 एंड i इक्वल्स टू 10, तो ये एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है और ये काफ़ी सिंपल है और एक्सेप्टेबल भी है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप टाइप 2.2 देखें तो उसमें एक वेरिएबल है a जिसको मैंने फ्लोट दिया है और उसका वैल्यू मैंने 1.5 रखा है। दूसरा वेरिएबल है b जिसका मैंने 3.1 रखा है और उसके साथ साथ जो a का वैल्यू है उसको भी ऐड कर दिया है। एंड उसी तरह से सेकंड स्टेप में मैंने थोड़ा रिवर्स किया है। मैंने पहले b इक्वल्स टू a प्लस 3.1 लिखा है एंड a इक्वल्स टू 1.5। तो जो सेकंड टाइप है वो प्रॉपर वे नहीं है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। बिकॉज अगर आप सेकंड टाइप में देखें तो हमने पहले b के अंदर में a का इस्तेमाल कर दिया है और उसके बाद हमने a के वैल्यू को डिफाइन किया है। तो ये गलत है। पहले हम लोग को a के वैल्यू को डिफाइन करना होगा, उसके बाद हम लोग उसको b में यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम लोग इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो वेरिएबल नेम है कांस्टेंट है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंट एडी, फिर उसके बाद फ्लोट मैंने किया है, फिर एडी का वैल्यू लिखा है, फिर नॉट का वैल्यू लिखा है और फिर डेटा का वैल्यू लिखा है। तो अब मैं इन सब चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ का मतलब है। फ्रेंड्स, जो आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन देख रहे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जितने भी जगह आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं। और जो आप इक्वल्स टू देख रहे हैं जैसे कि ए डी इक्वल्स टू 3200, फिर के ओ टी इक्वल्स टू, जितना भी आप इक्वल्स टू देख रहे हैं उन इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है। और जो आप 25 और 3200 देख रहे हैं उसको इंटीजर कांस्टेंट कहा जाता है। उसी तरह से 3.2 0.0056 अगर आप देख रहे हैं तो उसको हम लोग रियल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल में एडी है मैंने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन की दिया हुआ है, वो एक इंटीजर वेरिएबल है। और जब के ओ टी, डेटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब जो है ये सब एक रियल वेरिएबल्स है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आता है ऑपरेंड्स। इसका मतलब ये होता है कि
वेरिएबल और कांस्टेंट के ग्रुप को हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो ऊपर में मैंने जितने भी आपको वेरिएबल्स बताए और जितने भी कांस्टेंट बताए एग्जांपल में, उस पूरे ग्रुप को हम लोग ऑपरेंड्स कहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स का उसमें ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो मिस्टेक होगी। जैसे आप पॉइंट वन में देखें तो z इक्वल्स टू के मल्टीप्लीकेशन आई लिखा है, ठीक है, ये एक वैलिड है। और अगर आप नीचे वाले में देखें तो k मल्टीप्लीकेशन आई इक्वल्स टू z है, तो ये इनवैलिड है, बिकॉज जो c है वो एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने का परमिशन दे। अगर आप फर्स्ट में देखें तो z इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में और वो एक वेरिएबल है, इसलिए वो सही है। और आप सेकंड में देखें तो k मल्टीप्लीकेशन i इक्वल्स टू z है, इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रह सकते। नाउ फ्रेंड्स, 10 डिवाइड बाई 2, पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखें तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, ये एक डिविजर ऑपरेटर के थ्रू हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज है। परसेंटेज के सिंबल को हम लोग मॉड्यूलर ऑपरेटर बोलते हैं। और जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है, जब भी वो किसी दो एंटिटी के बीच में काम करता है तो वो आपको कोई डिवीजन करके नहीं देगा, वो उस डिवीजन का सिर्फ रिमाइंडर आपको बताएगा। जैसे कि 10 मॉड्यूलर ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अगर हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही मॉड्यूलर ऑपरेटर ने हमको बताया है। और जबकि आप ऊपर देखें तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5 था, वो एक सिंपल ऑपरेटर के थ्रू डिवीजन ऑपरेटर का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पॉइंट नंबर 3 में देखें तो ए बी डी, इनको मैंने कैरेक्टर वेरिएबल का डिक्लेरेशन दिया है, और उसके नीचे मैंने ए का वैल्यू कैपिटल एफ, बी का वैल्यू कैपिटल जी, और डी इक्वल्स टू प्लस एडिशन का सिंबल मैंने इनको असाइन किया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एच की वैल्यूज इन सिंबल्स की या इन अल्फ़ाबेट्स की एच की वैल्यू इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाती है। जैसा कि अगर आप देखें तो एफ की एच की वैल्यू होती है 70, तो ए में वैल्यू 70 अपने आप स्टोर हो गई। उसी तरह से जी की होती है 71 एच की वैल्यू, तो वो बी में ऑटोमेटिकली 71 एच की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। और उसी तरह नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं एक सिंपल कोड के थ्रू मैंने बताया है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम लोग एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो है पी ओ डब्ल्यू। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। और अगर आप इस कोड में देखें तो मैंने लिखा है पी ओ डब्ल्यू ब्रैकेट 3.0 कॉमा 2.0, फिर ब्रैकेट बंद करके मैंने सेमीकोलन दिया है। तो फ्रेंड, इसका मतलब है कि 3.0 रेज टू द पावर ऑफ 2.0। फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने 3.0 ही क्यों लिखा है, मैं सिंपली 3 और 2 भी तो लिख सकता था। तो इसका रीज़न ये है कि जो टी ओ डब्ल्यू जो फंक्शन है वो सिर्फ रियल नंबर के साथ ये डील करता है, इसलिए मैंने 3.0 एंड 2.0 लिखा है। अगर मैं सिर्फ सिंपली 3 और 2 लिखूंगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स, पी ओ डब्ल्यू जो फंक्शन है, इसको हम लोग इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल में। वो होता है इंक्लूड math डॉट एच। अगर आप इसको हेडर फाइल में डिक्लेयर कर रहे हैं तभी आप पी ओ डब्ल्यू फंक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको कोई और भी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो आपको ये मैथ डॉट एच का हेडर फाइल यूज़ करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन के बारे में देखते हैं, और यही लास्ट टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। तो अगर आप ऑपरेशंस देखें, अगर कोई भी दो इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन हो रहा होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर होगा। सेकेंडली, अगर आप देखें, अगर कोई रियल और रियल चीज़ के बीच में ऑपरेशंस होगा तो उसका रिजल्ट भी एक रियल आएगा। और अगर एक इंटीजर और रियल के बीच में कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट रियल आएगा, यहाँ पे रियल डोमिनेट करेगा। नाउ फ्रेंड्स, मैंने हर एक एग्जांपल को लिया है हर एक ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑपरेशन नंबर 1 देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों रियल इंटीजर के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 2। सेकेंड, अगर आप एग्जांपल देखें तो 2.0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये एक इंटीजर और एक रियल के बीच का ऑपरेशन है, तो इसका रिजल्ट भी रियल होगा।
और अगर आप थर्ड एग्जांपल देखें 5.0 डिवाइड बाई 2.0, तो यहाँ पे दोनों रियल हैं, तो इसका रिजल्ट भी एक रियल होगा 2.5। तो फ्रेंड्स, किसी भी सी प्रोग्राम को अच्छे से रन करने के लिए और एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये सब जो इस वीडियो में बताए वो सब आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जो इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन है उसको आपको पता रखना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड